हेलो गाइस, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। मैं मेहुल शर्मा स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। और आप सभी को हैप्पी होली। तो अभी हम चैप्टर शुरू कर रखा था सॉल्यूशन, जिसके अंदर हम बात कर रहे थे कंसंट्रेशन टर्म्स की। हमने बहुत सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को देख लिया, जैसे हमने वेट बाय वेट देखा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम देखा, वेट बाय वॉल्यूम देखा। अभी पिछली वीडियो में मोल फ्रैक्शन देख करके आए हैं, उसके कुछ क्वेश्चन करे। फिर हमने मोलारिटी देखा, हमने उसके भी कुछ क्वेश्चन करे। आज हम अपनी बाकी बची हुई जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो भी करने वाले हैं, पर उससे पहले मोलारिटी से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन की वैल्यू कुछ इस तरीके से है हमारे पास कि फाइंड द मास ऑफ KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का हमसे मास पूछ रहा है, विच इज प्रेजेंट इन 150 सेंटीमीटर क्यूब of semi-molar aqueous solution। तो हमसे कह रहा है कि ये हमें मास निकालना है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, जो कि प्रेजेंट है 150 सेंटीमीटर क्यूब सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। इसके आपको ऑप्शन दे देता हूं। ऑप्शन ए है 2.2 ग्राम, ऑप्शन बी 3.2 ग्राम, ऑप्शन सी 4.2 ग्राम, ऑप्शन डी 6.2 ग्राम। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करिए। हो गया? ठीक है। तो देखिए, इसका सॉल्यूशन देखें अगर हम, तो यहां पे हमें दिखता है, हमें गिवन है वॉल्यूम गिवन है 150 सेंटीमीटर क्यूब। अब 150 सेंटीमीटर क्यूब को हम बोलते हैं 150 मिलीलीटर, यानी कि हमें वॉल्यूम गिवन है, पर किस में गिवन है? मिलीलीटर में। इसको चेंज करेंगे किस में? लीटर के अंदर। ठीक है। अच्छा, और कुछ गिवन है हमें? हमसे मास पूछ रहा है, हमसे कह रहा है सेमी मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब ये सेमी का मतलब क्या होता है? तो देखिए एक बार, अगर आपके पास लिखा है मोलर, यानी कि जो उसकी मोलैरिटी है वो होगी 1। मोलैरिटी क्या होगी? 1। अगर लिखा है यहां पे आपके पास बाई मोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या होगी? 2। ठीक है। अगर लिखा है सेमी मोलर, तो मोलैरिटी कितनी होगी? 1/2। मोलैरिटी क्या होगी? 1/2, यानी कि m/2। ठीक है। अगर आपके पास लिखा है डेसीमोलर, तो जो मोलैरिटी है वो होगी 1/10, यानी कि m/10। अगर आपके पास लिखा है सेंटीमोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या होगी? 1/100, यानी कि m/100। ठीक है। तो आपके पास लिखा है सेमी मोलर, यानी कि मोलैरिटी क्या होगी? m/2। मोलैरिटी क्या है हमारे पास? 1/2। तो मोलैरिटी क्या हो गई? 1/2। कोई दिक्कत नहीं थी। तो हमें मोलैरिटी पता है, हमें वॉल्यूम पता है। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं अपना? यहां से हम मास निकाल सकते हैं किसका? KOH का। तो देखिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में? लीटर में। ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होगा? गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम, वो भी लीटर में। मोलैरिटी है 1/2। गिवन मास हमें निकालना है, इसको मैं x मान लेता हूं। अब इसका निकालते हैं हम मोलर मास। तो पोटेशियम का मोलर मास होता है 39, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1। तो 39, 16 + 1,
ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा आपका 55, 55 प्लस 1 56। कितना हो गया? 56 अपॉन में वॉल्यूम आपके पास 150 अपॉन में 1000। ठीक, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 0 ने 0 को मारा, ये जाएगा 3 में, ये जाएगा 20 में, ये ऊपर, ये हो जाएगा आपका 1/2 इक्वल्स टू 20x अपॉन में 56 इंटू 3। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालें x की वैल्यू? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। देखिए हमारे को चाहिए थी वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू 20x अपॉन में 56 इंटू 3। x की वैल्यू निकालनी है। 56 इधर डिवाइड में, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, 56 इंटू 3 अपॉन में 2 इंटू 20 इक्वल्स टू x। कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं जी। तो चलिए इसको सॉल्व करें अगर हम, तो ये हो जाएगा 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 8 जार। ठीक है, ये जाएगा 2 1 जार एंड 2 4 जार, जाएगा 10 में, ये हो जाएगा 1.4 इंटू 3, 1.4 इंटू 3 इक्वल्स टू x। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 12, 1 3 4, 4.2 ग्राम आ गई x की वैल्यू, यानी कि ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ आया? ये आपका जो क्वेश्चन था, ये आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए था कि कभी आपको मोलैरिटी अगर नंबर्स की फॉर्म में ना गिवन हो के सेमी मोलर बाई मोलर गिवन हो, तो किस तरीके से क्वेश्चन करना है। ठीक है, बात क्लियर हुई? नोट कर लीजिए। देख क्या किया हमने, सेमी मोलर था तो मोलैरिटी हो गई 1/2, मोलैरिटी 1/2 हो गई। नंबर ऑफ मोल्स हमें फॉर्मूला होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास हमें निकालना था, उसको हमने x मान लिया। मोलर मास आ गया 56। वॉल्यूम आपको गिवन थी 150 सेंटीमीटर क्यूब विच इज इक्वल टू 150 मिलीलीटर। यहाँ पे पुट कर दिया, काटा पीटी करी, मारा काटा हमने, और मार काट करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हो गई 4.2। ठीक है, इजी? अरे बहुत इजी। ठीक है, तो चलिए एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसका पक्का हम अपनी बाकी कंसंट्रेशन टर्म्स के ऊपर जाएंगे पक्का। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमसे। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इफ 53 ग्राम Na2CO3 is dissolved in 500 ml solution, find molarity। ये तो इजी है भैया। 53 ग्राम Na2CO3 आपको प्रेजेंट है, 500 ml सॉल्यूशन में इसकी मोलारिटी निकालनी है। ये तो इजी हो जाएगा। देखिए मोलारिटी किसकी निकालनी है? Na2CO3 की। फिर निकालनी है हमें Na पॉजिटिव की, और निकालनी है हमें CO3 2 नेगेटिव की। तो चलिए एक बार इसको सॉल्व करिए। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन को करिए सॉल्व। हो गया? ठीक है, करवाऊं मैं? ओके, तो देखिए क्वेश्चन काफी इजी है। बस यहाँ पे आपका एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे एक और क्लियर होगा कि यहाँ पे अगर आपको चार्ज पार्टिकल की मोलैरिटी निकालनी हो तो किस तरीके से निकालेंगे। क्योंकि आप अगर कंपाउंड की मोलैरिटी निकालने के लिए कहूँ तो आप यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला लगा देंगे गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। पर अगर यहाँ पे चार्ज पार्टिकल आपके पास हैं, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोनेट 2 नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरीके के क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए पहले यहाँ पे हम निकालते हैं Na2CO3 की मोलैरिटी। इसके लिए जो गिवन मास है Na2CO3 का वो है 53 ग्राम। ठीक है, साथ ही इसका मोलर मास भी निकाल लेते हैं। सोडियम का होता है 23, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे इस सबको तो आपका आंसर आ जाएगा 106 ग्राम। ठीक है, 106 सॉल्व कर लीजिएगा। और वॉल्यूम आपको गिवन है 500
ml। अच्छा, मिलीलीटर में गिवन है, इसको किस में चेंज करेंगे आप? लीटर के अंदर। ठीक, तो चलिए यहां से मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर के अंदर। ठीक है जी, तो चलिए आपको मास कितना गिवन है? आपको मास गिवन है 53। मोलर मास कितना होगा आपके पास? मोलर मास आपके पास 106 अपॉन में वॉल्यूम आपको गिवन है 500 ml। ये हो गया 500 डिवाइड बाय 1000। 2 जीरो ने 2 जीरो को मार दिया, यहां से जाएगा 1/2। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा? ये आपका जो 2 है वो जाएगा ऊपर, ही हो जाएगा 106 अपॉन में 106, ये मरेगा तो आ जाएगा 1 मोलर। मोलारिटी कितनी आ गई आपके पास? 1 मोलर। तो आपके पास Na2CO3 की मोलारिटी कितनी है? 1 मोलर। कोई दिक्कत यहां पे? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे हमसे कह रहा है कि मोलारिटी निकालिए Na पॉजिटिव और CO3 2 नेगेटिव की। तो देखिए, अब चार्ज पार्टिकल की अगर हमें मोलारिटी निकालनी है तो कैसे निकालें? तो आपके पास Na2CO3 है, ठीक है। इसको जैसे आप एक्वा सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये चार्जेस में टूट जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव में। ठीक है, अच्छा देखिए यहां पे बैलेंस है क्या? ये नहीं, इसको कर देते हैं बैलेंस। अब हो गई है बैलेंस। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये आपके पास है 1 मोल। आपका Na2CO3 का कितने मोल है? 1 मोल है। कितने में? 1 लीटर में। अगर हम मान के चल रहे हैं 1 लीटर में 1 मोल Na2CO3 होगा, इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं। इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा होगा ये चीजें, है ना। इसके 1 मोल से इसके 2 मोल बनते हैं, तो इसका इसमें से x गए तो इसके 2x बनेंगे। इस तरीके से हम पढ़ते थे। तो ऐसे ही इसका 1 मोल है, तो इसके कितने मोल बने? 2 मोल। और इसके कितने मोल बने? 1 मोल। ये सब किस में प्रेजेंट है? 1 लीटर के अंदर। तो मोल पर लीटर किसके इक्वल होता है? मोल पर लीटर ही तो मोलारिटी होता है। मोल पर लीटर ही तो मोलारिटी होता है। तो Na2CO3 की मोलारिटी 1 मोलर, Na पॉजिटिव की मोलारिटी 2/1 यानी कि 2 मोल पर लीटर, तो यानी कि 2 मोलर। और CO3 2 नेगेटिव 1 मोल पर लीटर यानी कि 1 मोलर। ये हो गया आपका खत्म। कोई दिक्कत? इजी इजी जी, नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं अपनी अगली कंसंट्रेशन टर्म की, जिसका नाम है मोलैलिटी। क्या नाम है? मोलैलिटी। ठीक है, मोलैरिटी की छोटी बहन मोलैलिटी। ठीक, देखिए क्या कहता है मोलैलिटी। मोलैरिटी थी आपका नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। अब ये मोलैलिटी क्या कहता है? मोलैलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट। अच्छा, वहां पे हम सॉल्यूशन नहीं लेंगे इस बार मोलैलिटी में, इस बार लेंगे सॉल्वेंट। मास ऑफ किसका लेंगे? सॉल्वेंट का मास लेंगे। ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। काफी बच्चे यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, उनका आंसर गलत हो जाता है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास किस में लेंगे हम भैया? केजी में लेंगे। ठीक है, जैसे मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, मोलैलिटी को डिनोट करेंगे हम स्मॉल एम से। किससे डिनोट करेंगे भैया? स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। तो मोलैलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी किसमें? केजी में। अच्छा, नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट होती है मोल, और मास की होती है केजी। ठीक है, तो इसकी यूनिट क्या हो गई? मोलैलिटी की यूनिट हो गई मोल पर केजी।
मोल पर केजी, जिसको हम बोलते हैं मोलल। क्या बोलते हैं? मोलल बोलते हैं। और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एम से। तो जैसे मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते थे, उसकी यूनिट भी कैपिटल एम होती है, ऐसे ही मोलैलिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल एम से, इसकी यूनिट भी स्मॉल एम होती है। ठीक है, इजी। ओके जी, तो यहां पे चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं मोलैलिटी के ऊपर, तब आपको और ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी क्या कहना चाहता हूं मैं। इसको नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अब देखिए हमसे क्या रहा है क्वेश्चन। फाइंड मोलैलिटी, फाइंड मोलैलिटी ऑफ 20 ग्राम NaOH dissolved in 100 ग्राम सॉल्यूशन। अच्छा, देखिए हमसे कह रहा है हमें मोलैलिटी फाइंड करनी है अगर 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। तो अच्छा, हमें मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट, वो भी केजी में। ठीक है, हमें गिवन क्या क्या है? हमें गिवन है मास ऑफ NaOH जो कि है 20 ग्राम, यानी कि है सॉल्वेंट, माफ करिए सॉल्यूट। हमें गिवन है मास ऑफ सॉल्यूशन जो है 100 ग्राम। पर हमें चाहिए क्या? हमें सॉल्यूशन चाहिए कि सॉल्वेंट चाहिए? हमें चाहिए सॉल्वेंट। क्या चाहिए भैया हमको? हमको चाहिए सॉल्वेंट। तो क्या करें? क्या करें भैया, क्या करें? हम ये जानते हैं सॉल्यूशन होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मिक्सचर। अगर मुझे सॉल्वेंट निकालना है तो सॉल्वेंट के लिए मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूं। बिल्कुल, सॉल्यूशन है मेरे पास 100 ग्राम, सॉल्यूट है मेरे पास 20 ग्राम, तो सॉल्वेंट कितना आ गया? सॉल्वेंट आ गया मेरे पास 80 ग्राम। कितना आ गया? 80 ग्राम। तो बस यहां से तो मोलैलिटी निकल जाएगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, मोलैलिटी का फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास कितना गिवन है हमें? NaOH का 20 ग्राम। अच्छा, इसका मोलर मास कितना होगा? मोलर मास हो जाएगा इसका 40। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। सोडियम का 23, इसका 16, इसका 1, ठीक है 39 + 1 40। अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास है 80 ग्राम, हमें चाहिए केजी में, तो डिवाइड बाय 1000। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं अब हम। ये जीरो ने जीरो को मारा, ये जाएगा 100 ऊपर, ये हो जाएगा आपके पास 20 × 100 अपॉन में 4 × 40 × 8, 10 में, ये जाएगा 4 में, ठीक है, ये जाएगा 5 में, ये जाएगा 2 में, ये जाएगा 50 में। कोई दिक्कत नहीं जी। 5 × 1 = 5, 5 × 8 = 40, 4 × 25। थोड़ी सी यहाँ पे कैलकुलेशन इधर उधर हो रखी है, ठीक है, पर आप इसको अच्छी तरीके से सॉल्व कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 25 अपॉन में 4, तो हो जाएगा 4 × 6 = 24.25, 6.25। कितना हो जाएगा? 6.25 मोलल, 6.25 मोलल। हाँ, आप इस तरीके से गुच्चड़ मुच्चड़ मत करिएगा, इसको अच्छे तरीके से आप सॉल्व करिएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ गया? 6.25 मोलल। ठीक है, बाकी सारे क्वेश्चन इसके सारे मोलैलिटी जैसे ही हैं। जैसे मोलैलिटी के क्वेश्चन आते हैं वैसे ही मोलैलिटी के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसमें भी आपको पूछ लेगा सेमी मोलल, बाई मोलल, ठीक है, डेसी मोलल, सेंटी मोलल, इस तरह के क्वेश्चन दे देगा। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? इजी, बहुत इजी। ओके जी, तो उसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। हो गया? ठीक, तो चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं।
मोलैरिटी से रिलेटेड। किससे? मोलैरिटी से रिलेटेड। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं नॉर्मैलिटी के ऊपर, अपना आज का लास्ट टॉपिक मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी। तो पहले क्वेश्चन करते हैं। 0.2 मोलर 100 ml HNO3 solution is diluted with 100 ml water. Find new molarity. देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है हमसे, क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है 0.2 मोलर 100 ml HNO3 सॉल्यूशन जो है प्रेजेंट है, सॉरी सॉल्यूशन को हमने डाइल्यूट कर दिया, यानी कि मेरे पास ऐसा समझिए ये एक बीकर है, ठीक है, और ये मेरे पास दूसरा बीकर है। अब मैंने क्या किया भैया, मैंने यहाँ पे 100 ml 0.2 मोलर HNO3 है, इसको मैंने डाल दिया 100 ml वाटर में, ठीक है, 100 ml वाटर में डाल दिया। तो क्या होगा, इसकी नई मोलैरिटी क्या होगी? अच्छा देखिए, अगर मैं ऐसे मान के चलूं, मेरे पास जो V1 है वो 100 ml है, और जो मेरे पास M1 है वो 0.2 ml है, 0.2 मोलर है। अच्छा, अब V2 क्या होगा? देखिए V2 के ऊपर बात समझते हैं। मेरे पास 100 ml था HNO3 और 100 ml है वाटर। अभी मेरे पास ऐसा समझिए कि मेरे पास दो बीकर हैं, मेरे पास दो बीकर हैं, इस बीकर में HNO3 है, इस बीकर में वाटर है, इसमें 100 ml HNO3, इसमें 100 ml वाटर। अब क्या किया मैंने, 100 ml को डाल दिया इसके अंदर, तो 100 इसका और 100 इसका, दोनों मिला के कितना हो गया, 200 ml हो गया, है ना। मतलब पानी था मेरे पास, पानी में मैंने एसिड डाल दिया, तो पानी की वॉल्यूम में एसिड की वॉल्यूम आ गई, तो वॉल्यूम बढ़ गई, तो 100 + 100 यानी कि 200 ml, ठीक है। हमसे कह रहे हैं M2 क्या होगी वो बता दीजिए, नई मोलैरिटी क्या होगी वो बतानी है। बात समझ आई क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहां से आपके पास एक फॉर्मूला आता है M1V1 = M2V2, M1V1 = M2V2। M1 कितने आपके पास 0.2, V1 कितना आपके पास 100, M2 हमें फाइंड करना है, V2 कितना आपके पास 200, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको फेंक दो इधर, मकली इसको ले आऊँ इधर, तो M2 हो जाएगा आपके पास 0.2 × 100 अपॉन में 200, जो दो जीरो को मार दिया, ये जाएगा 0.1। तो मोलैरिटी कितनी हो गई, 0.1 मोलर। बात समझ आई, इजी, नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं नॉर्मैलिटी की, हो गया, ठीक है। तो चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं नॉर्मैलिटी की। तो नॉर्मैलिटी को समझने से पहले हम यहाँ पे एक टॉपिक समझते हैं जिसका नाम होता है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास, देखिए क्या है इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का मतलब होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स। अब ये एक्स क्या है, एक्स क्या है, एक्स है आपका वैलेंसी फैक्टर, एक्स क्या है आपका वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। अब ये वैलेंसी फैक्टर का मतलब सर जी थोड़ा इलैबोरेट कर दीजिए, ठीक है, चलिए आपके लिए इलैबोरेट करके बताते हैं हम। इक्विवेलेंट वेट का मतलब क्या है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स, एक्स का मतलब है वैलेंसी फैक्टर। अब ये वैलेंसी फैक्टर का मतलब क्या होता है, मान लीजिए मेरे पास है एसिड, एसिड है, तो एसिड में एक्स का मतलब क्या होगा,
एक्वस सॉल्यूशन में जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा कौन, एसिड, वही होगा उसका X। एसिड जो है एक्वस सॉल्यूशन में जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज कर रहा है वही उसकी X की वैल्यू है। जैसे एग्जांपल HCl है, HCl को एक्वस सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बनाएगा, तो यहां पे X की वैल्यू होगी 1। H2SO4 है तो ये 2H पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव बनाएगा, तो यहां पे X की वैल्यू हो गई 2। ठीक है, बात समझे, जितने H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है उतनी ही उसकी X की वैल्यू हो जाएगी। इजी, बहुत इजी। अगर मेरे पास बेस है तो बेस में एक्वस सॉल्यूशन में जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा कौन, बेस। ठीक है, OH नेगेटिव आयन जितने रिलीज करेगा कौन, बेस, वही उसकी X की वैल्यू हो जाएगी। जैसे एग्जांपल की बात करें NaOH है भैया, ये टूटेगा Na पॉजिटिव प्लस में OH नेगेटिव में। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका X की वैल्यू यहां पे 1। या फिर CaOH का होल ट्वाइस है तो ये बनाएगा Ca2 पॉजिटिव प्लस में 2OH नेगेटिव, तो यहां पे X की वैल्यू हो गई 2। इजी, बिल्कुल, नोट करिए इतना, आगे चलते हैं फिर हम। हो गया, ठीक है। देखो कुछ इंपॉर्टेंट केसेस है उसके ऊपर भी बात करते हैं, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है जो हम देखते हैं असल में वैसा होता नहीं है। ठीक है, जो दिखता है असल में वैसा होता नहीं है, वो आपको चीज यहां पे समझ आता हूं, आपको कहना क्या चाहता हूं मैं। देखिए, फाइंड वैलेंसी फैक्टर ऑफ पहला H3PO3, H3PO4, H3PO4, दूसरा H3PO3, तीसरा H3PO2। आपको इसके क्या निकालने हैं, वैलेंसी फैक्टर निकालने हैं। तो बताइए, करिए इसको सॉल्व। अब आप सब में से मैक्सिमम बच्चे जो हैं ये कहेंगे कि ये तीनों के तीनों 3 H पॉजिटिव बाहर निकाल देंगे तो तीनों की वैलेंसी फैक्टर हो जाएगी 3। पर ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया जो दिखता है असल में वैसा नहीं होता। देखिए, थोड़ा सा हम यहां पे चलते हैं, H3PO4 के ऊपर बात करते हैं। अब H3PO4 का हम बनाते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके लिए हमें पता होनी चाहिए मैक्सिमम कोवैलेंसी। जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है फास्फोरस की वो 5 होती है। मैक्सिमम कोवैलेंसी फास्फोरस की कितनी, 5। तो देखिए, ये डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन से और 3 बॉन्ड बना दिए यहां पे इसने फास्फोरस से, तो यहां पे टोटल 4 ऑक्सीजन हो गए। अब इन तीनों ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं एक एक हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो तीनों के तीनों हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गए। तो यहां पे X की वैल्यू कितनी आ गई, 3। बात समझ आई, इजी। ठीक है जी, अब देखिए H3PO3 की बात करते हैं। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग केस है। देखिए, इसका भी हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाए, मैक्सिमम कोवैलेंसी 5 है तो उसका ध्यान देना है हमें मैक्सिमम कोवैलेंसी का ध्यान देना है हमेशा। ये है, अब देखिए ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो 3 ऑक्सीजन है यहां पे हमारे पास, तो 3 ऑक्सीजन हमने लगा दिए, एक डबल बॉन्ड में और 2 सिंगल बॉन्ड में। ठीक है, क्या मैक्सिमम कोवैलेंसी अटेन करी है इसने, 2 3 4? नहीं भैया, यहां पे एक आ जाएगा हाइड्रोजन। अब हो गई भैया मैक्सिमम कोवैलेंसी, बिल्कुल हो गई। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन।
अब आप कहेंगे ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन जाएगा। नहीं, ये हाइड्रोजन जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, बस। ये वाला हाइड्रोजन नहीं निकलेगा। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जो फॉस्फोरस है वो लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव है। फॉस्फोरस इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बाहर फेंक सके। ठीक है, फॉस्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि वो हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। इसीलिए यहां पे सिर्फ यही दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे जो कि जुड़े हुए हैं किससे? ऑक्सीजन के साथ। क्योंकि ऑक्सीजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो हाइड्रोजन को बहुत इजीली बाहर फेंक सकता है, पर फॉस्फोरस इतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। या सीधी भाषा में बात करें, फॉस्फोरस के पास इतनी ताकत नहीं है, फॉस्फोरस के पास इतनी ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन को उठा के बाहर फेंक सके। कौन फेंक सकेगा उठा के बाहर? जिसके पास पावर ज्यादा है। पावर किसके पास ज्यादा? ऑक्सीजन के पास ज्यादा। तो ऑक्सीजन उठाएगा और हाइड्रोजन को बाहर फेंक देगा। तो यहां से सिर्फ 2 ही H पॉजिटिव रिलीज होंगे, तो यहां पे X की वैल्यू हो गई 2। अब ऐसी बात करते हैं H3PO2 की। फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन पूरे। यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन और यहां पे हाइड्रोजन। अब बताइए यहां पे कितने हाइड्रोजन रिलीज होंगे? सिर्फ 1 हाइड्रोजन रिलीज होगा। X की वैल्यू यहां पे 1। क्लियर? बहुत बढ़िया। तो यहां पे एक बार दोबारा बात करते हैं, नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये तीनों के तीनों। हो गया? ठीक है, ओके। अब देखिए, हमने ये बात करी एसिड के लिए X की वैल्यू क्या होगी? नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। बेस की बात करी X में, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयन रिलीज इन एक्वस सॉल्यूशन। और सॉल्ट की बात करते हैं अब हम यहां पे, सॉल्ट की। तो देखो सॉल्ट क्या कहता है? सॉल्ट कहता है X के लिए कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन कैट आयन। अब ये हम जानते हैं जो सॉल्ट होता है वो 2 आयन से मिलकर बनता है, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, है ना, कैटायन और एनायन। तो सॉल्ट कहता है कि Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव है। तो जितने कैटायन के ऊपर चार्ज होंगे, जितने चार्ज कैटायन के ऊपर होंगे वही उसकी X की वैल्यू हो जाएगी। जितने चार्ज कैटायन के ऊपर होंगे वही उसकी X की वैल्यू हो जाएगी। जितने चार्ज कैटायन के ऊपर, यहां पे कैटायन के ऊपर 3 चार्ज, तो यहां पे X की वैल्यू 3। बात समझ आ रही है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, क्लियर जी? ठीक है। अच्छा, चलिए मुझे ये बताइए, अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो कैसे निकालूंगा? तो एक फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स का, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अगर मुझे नंबर ऑफ मोल्स पता है, गिवन मास पता है, तो यहां से मोलर मास निकल जाएगा, है ना। ऐसे ही अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए। अगर मुझे मॉलिक्यूलर वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो यहां से मोलर मास यानी कि मॉलिक्यूलर वेट निकल जाएगा। ऐसे अगर मुझे इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ये इसका एक क्या है, ये दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट में क्या रिलेशन है। ठीक है, नोट कर लीजिए। हो गया?
तो एक क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अच्छा, इन सारी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी हमें नॉर्मेलिटी के अंदर, इसलिए आपको बता रहा हूं अभी। तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है हमारे पास, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम ऑफ NaOH। बताइए, हमसे कह रहा है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकाल दीजिए 0.4 ग्राम NaOH का। ठीक है, तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। तो हमें इसके लिए इक्विवेलेंट वेट निकालना पड़ेगा। अब यह इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? वो होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स, है ना। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सोडियम का होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, 40 होता है, आपको पहले ही बताया है। तो इक्विवेलेंट वेट के लिए मॉलिक्यूलर वेट क्या हो गया? 40। अच्छा, ये है NaOH यानी कि बेस। तो जितने H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा वो हो गया उसका, मान के जितने OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा वो उसका X की वैल्यू। तो X की वैल्यू यहाँ पे होगी 1। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया? 40। इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया आपके पास? 40। कोई दिक्कत नहीं जी, ठीक है। तो यहाँ से ग्राम इक्विवेलेंट निकल जाएगा। अब ग्राम इक्विवेलेंट में डाल दीजिए। मास आपके पास कितना है? 0.4। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट वेट कितना आया? 40। ये जाएगा नीचे 0. ये हो जाएगा 400, ये मरेगा 1/100 विच इज इक्वल टू 0.01। 0.01 आ गया आपके पास ग्राम इक्विवेलेंट। समझ आया? ग्राम इक्विवेलेंट निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट वेट पता होना चाहिए। इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे आप मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में एक्स से। यहां से आपका इक्विवेलेंट वेट निकल के आ जाएगा, यहां पे पुट करेंगे आपके पास आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट। बात समझ आई? ठीक है, ओके। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन देता हूं, होमवर्क से करके लाइएगा। क्वेश्चन आपके पास, फाइंड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इन 53 ग्राम ऑफ Na2CO3। इसको सॉल्व करिएगा। इसका आंसर बता देता हूं, इसका आंसर है 1। अब बताइएगा किस किस का आंसर आया है, किस किस का आंसर नहीं आया है। ठीक है, यहां तक क्लियर होती है बात? ठीक है, चलिए अब हम यहां पे बात करते हैं नॉर्मेलिटी के लिए। अब हम यहां पे रेडी है नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनाने के लिए। देखिए नॉर्मेलिटी क्या होता है? नॉर्मेलिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किसमें? लीटर में। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। ठीक है, तो यहां से इसकी यूनिट की बात करते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या होगी? ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट ग्राम इक्विवेलेंट, वॉल्यूम की यूनिट लीटर। तो इसको हम बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट बाय लीटर या फिर नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं कैपिटल एन से, इसको डिनोट भी करते हैं कैपिटल एन से। ठीक है, तो नॉर्मेलिटी की यूनिट क्या हो गई? कैपिटल एन। ठीक है, इजी जी। अब देखिए क्वेश्चन, इफ 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 are present in 500 ml solution,
फाइंड नॉर्मेलिटी। देखिए इजी है, बहुत इजी है। हमसे कह रहा है अगर 0.98 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट है 500 ml सॉल्यूशन में तो नॉर्मेलिटी निकाल दीजिए। नॉर्मेलिटी का मतलब फॉर्मूला नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी लीटर में। क्या आपको ग्राम इक्विवेलेंट पता है? नहीं पता, तो ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होगा मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। आपको इक्विवेलेंट वेट भी नहीं पता, वाह भाई वाह तो आपको इक्विवेलेंट वेट भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे अब आप? वो निकालेंगे मॉलिक्यूलर मास अपॉन में एक्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर वेट निकालते हैं H2SO4 का, वो हो जाएगा आपके पास हाइड्रोजन का 1, सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16। इसकी एक्स की वैल्यू हो जाएगी 2, ये हो जाएगा 98 अपॉन में 2 विच इज इक्वल्स टू 49। तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया आपके पास? 49। ऊपर पुट कर देते हैं भैया इसमें, अब ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं। इसके लिए फॉर्मूला है मास अपॉन में इक्विवेलेंट वेट। मास आपके पास कितना गिवन है? 0.98 अपॉन में 49। ठीक है, तो अब यहां से इसको सॉल्व करते हैं, तो ये निकल के आ जाएगा आपके पास, ये जाएगा नीचे 2 0, ये जाएगा 1/50 विच इज इक्वल्स टू 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट की वैल्यू। कोई दिक्कत? देखिए भैया इक्विवेलेंट वेट निकाल दिया, इक्विवेलेंट वेट को हमने पुट कर दिया ग्राम इक्विवेलेंट में, तो यहां से ग्राम इक्विवेलेंट निकल के आ गया। कोई दिक्कत? तो हमें ग्राम इक्विवेलेंट पता है, हमें वॉल्यूम पता है, यहां से नॉर्मेलिटी निकल जाएगी। हमें कितना गिवन है भैया? हमें गिवन है 0.02 ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन में 500 ml में है सॉल्यूशन, लीटर में चेंज करना है तो डिवाइड बाय 1000। ठीक है, ये 2 0 ने 2 0 को मार दिया, ये आ गया 1/2, ये हो जाएगा 0.02 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल्स टू 0.04 नॉर्मल। नॉर्मलिटी कितनी आ गई? 0.04। क्लियर? इजी। तो यही क्वेश्चन है आपके पास नॉर्मेलिटी के। ठीक है, तो यहां पे हमारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं वो फाइनली अब जाके क्लियर हुई हैं। फाइनली अब जाके हमारे पास कंसंट्रेशन टर्म्स सारी खत्म हो चुकी हैं, जहां पे हमने वेट बाय वेट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम क्लियर किया। दूसरी वीडियो में मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी किया। आज की वीडियो में मोलैलिटी और नॉर्मेलिटी क्लियर कर दिया। ठीक है, अब हम अगली वीडियो में अपने जो चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक हैं, जहां पे हम बात करेंगे वेपर प्रेशर्स की, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की, तो वो सारी चीजें शुरू होने वाली हैं। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली हैं सारी की सारी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको टॉपिक समझ आए होंगे। ठीक, नॉर्मेलिटी में कोई दिक्कत, मोलैलिटी में कोई दिक्कत, या किसी भी कोई जो आपकी कंसंट्रेशन टर्म है किसी भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं उसका आंसर दे दूंगा। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।